2024 की एक सुबह 10:45 बजे उत्तर प्रदेश पुलिस के कंट्रोल रूम 112 को एम्बुलेंस सेवा से एक आपातकालीन कॉल मिली। रिपोर्ट में बताया गया कि एक महिला के सिर में गंभीर चोट आई है। वो बेहोश है और शक है कि उसे पीटा गया है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जा रहा है। घटना का स्थान प्रतापगढ़ जिले के रामनगर गांव का एक घर था, जहां सिंह परिवार में एक मृतक की पहली बरसी की रस्म चल रही थी। तुरंत स्थानीय पुलिस को घटनास्थल पर भेजा गया। जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो उनके सामने एक भयावह और दर्दनाक दृश्य था। बरसी का भोज आधा अधूरा पड़ा था। अगरबत्तियों का धुआं अभी भी उठ रहा था। रिश्तेदार घर के बरामदे के चारों ओर सहमे और घबराए हुए चेहरों के साथ जमा थे। रोने और कानाफूसी की आवाजें शराब और अगरबत्ती की भारी गंध वाली हवा में मिली हुई थीं। उस भीड़ के बीच लगभग 30 साल का एक आदमी, जिसकी कमीज खून से सनी थी, सीढ़ियों पर सुन्न बैठा था। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ रखा था और लगातार बड़बड़ा रहा था, मेरा इरादा नहीं था, मैं तो बस उसे चुप कराना चाहता था। पुलिस ने तुरंत उस आदमी को काबू में किया और उसे भीड़ से दूर ले गई। उसकी पहचान जल्दी ही राजन सिंह के रूप में हुई, जो पीड़िता का सगा भाई था, और पीड़िता 30 वर्षीय लता सिंह को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जा रहा था, जहां उसकी हालत बहुत नाजुक थी। घटनास्थल पर हाथापाई के निशान थे। एक कुर्सी गिरी हुई थी, टूटे हुए प्यालों के कुछ टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए थे, और पुरखों की तस्वीर के पास अभी भी खून का धब्बा था। तस्वीर वाले कोने में दीवार पर एक खरोंच का निशान और खून का हल्का धब्बा जांचकर्ताओं का ध्यान तुरंत खींच रहा था। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि कुछ मिनट पहले तक घर के अंदर से हंसी मजाक की आवाजें आ रही थीं। फिर अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई और उसके बाद एक महिला की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। जब वे दौड़ कर आए तो लता जमीन पर गिरी हुई थी और राजन उसके पास बेजान बैठा था। उसका चेहरा सदमे से सफेद पड़ गया था। कोई नहीं समझ पा रहा था कि अपने माता पिता की बरसी के दिन दो सगे भाई बहन इस तरह के पुनर्मिलन को एक आंसू भरे त्रासदी में कैसे बदल सकते थे। एक छोटी सी हाथापाई ने प्रतापगढ़ के उस ग्रामीण इलाके में एक सनसनीखेज मामले की शुरुआत कर दी, जहां पारिवारिक स्नेह, कर्तव्य और संपत्ति के विवादों ने एक ऐसे अंत को जन्म दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उस सीधे साधे भाई ने अपनी ही सगी बहन पर हाथ उठा दिया, और उस जानलेवा थप्पड़ के पीछे कौन सा गहरा दर्द छिपा था। उसी दिन लगभग 11:15 बजे, जब पुलिस अभी भी घटनास्थल को सुरक्षित कर रही थी, उस मातम भरे घर में जिला अस्पताल से एक फोन आया। इमरजेंसी ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर की आवाज कांप रही थी। रिपोर्ट, मरीज लता सिंह 30 वर्ष का दिल रुक गया है। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम उसे नहीं बचा सके। ये बुरी खबर दोपहर की चिलचिलाती धूप में बिजली गिरने जैसी थी। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो महिला कुछ देर पहले बहस कर रही थी, बरसी की भीड़ के बीच खड़ी थी, अब हमेशा के लिए जा चुकी है। सिंह परिवार के उस घर में सारी आवाजें अचानक शांत हो गईं। केवल छत के पंखे की धीमी आवाज और एक रिश्तेदार के दबे हुए सिसकने की आवाज बाकी रह गई। ये मामला अब केवल मारपीट का नहीं, बल्कि हत्या का बन चुका था। तुरंत ये जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस की क्राइम ब्रांच को भेज दी गई। क्राइम ब्रांच के प्रमुख कर्नल बलबीर सिंह, जिन्हें गंभीर मामलों को सुलझाने का वर्षों का अनुभव था, ने तुरंत अपनी टीम को घटनास्थल पर बने रहने का निर्देश दिया और कहा कि कोई भी उस क्षेत्र को नहीं छोड़ेगा और बरसी में मौजूद सभी लोगों के नाम, उम्र और संबंधों को दर्ज किया जाए। एक टीम तेजी से मामले को संभालने के लिए घटनास्थल पर पहुंची। अब वो छोटा सा घर, जो पूजा और बरसी के लिए इस्तेमाल होता था, एक विशेष रूप से गंभीर अपराध का केंद्र बन गया था। जांचकर्ताओं ने खून के धब्बे की स्थिति, टूटे प्यालों के टुकड़ों से लेकर पीड़िता के गिरने की दिशा तक हर छोटे से छोटे सबूत को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हर विवरण को सावधानीपूर्वक लिखा गया, तस्वीरें ली गईं और नक्शे बनाए गए। उत्सुक पड़ोसियों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, जिससे पुलिस को व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैरिकेड लगाना पड़ा। कुछ लोग अभी भी अविश्वास में खड़े होकर आहें भर रहे थे।
दोनों भाई बहन कितने शांत स्वभाव के थे, किसने सोचा था कि ऐसा होगा। एक कोने में राजन सिंह भाई और अब मुख्य संदिग्ध सदमे में सिर झुकाए बैठा था। उसकी आंखें भावशून्य थीं, आवाज बैठी हुई थी और वो बार बार खुद से कही जाने वाली बातें दोहरा रहा था। मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैंने तो बस उसे एक थप्पड़ मारा था, वो इतनी जोर से कैसे गिर गई। पुलिस राजन को बयान लेने के लिए धीरे से थाने ले गई, जबकि रात भर घटनास्थल की सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात कर दिए गए। फॉरेंसिक टीम को खून के नमूने, उंगलियों के निशान और दीवार और फर्श पर खरोच के निशान इकट्ठा करने के लिए बुलाया गया। पहले गवाहों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। सभी ने पुष्टि की कि दोनों भाई बहनों के बीच पुरखों की जमीन के बंटवारे को लेकर तीखी बहस हुई थी। राजन ने अपनी बहन को एक बहुत जोरदार थप्पड़ मारा, जिसके बाद लता गिर गई, उसका सिर दीवार से टकराया और वो बेहोश हो गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई बीच बचाव नहीं कर सका। पुलिस ने हर बयान को सावधानीपूर्वक दर्ज किया, क्योंकि वे जानते थे कि हर छोटा विवरण सच्चाई की कुंजी हो सकता है। उसी दोपहर घटनास्थल की रिपोर्ट और प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तैयार कर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी गई। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि यह घटना एक संवेदनशील समय पर हुई, माता पिता की पहली बरसी के दौरान, जिसमें कई रिश्तेदार मौजूद थे, और चोट परिवार के एक सदस्य द्वारा पहुंचाई गई थी, जिससे पीड़िता की सिर में गंभीर चोट लगने से मौत हो गई। ये केवल एक सामान्य हत्या का मामला नहीं था, ये पारिवारिक संबंधों का, उसी घर की छत के नीचे की एक त्रासदी का मामला था, जहां केवल पुनर्मिलन और यादें होनी चाहिए थीं। उस रात जब पुलिस धीरे धीरे घटस्थल से हट गई, पुरखों की तस्वीर के चारों ओर अगरबत्ती का धुआं अभी भी धीरे धीरे उड़ रहा था। मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में मृत पिता की तस्वीर नीचे देख रही थी। उनकी आंखें एक भयानक उदासी से भरी थीं। क्या उनकी बरसी का दिन ही वो दिन था जब परिवार को एक नई त्रासदी देखनी पड़ी? एक बहन की जान चली गई, एक भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। यहीं से जांच की यात्रा और सच्चाई को खोजने की दर्दनाक यात्रा आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। उसी दिन दोपहर को जब पीड़िता की मौत की खबर रामनगर गांव में फैली, तो पूरे इलाके में भारी और स्तब्ध कर देने वाला माहौल छा गया। लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक सीधा साधा भाई, जिसने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, अपने माता पिता की बरसी के दिन अपनी ही बहन की मौत का कारण बन सकता है। ये कहानी पूरे प्रतापगढ़ जिले में तेजी से फैल गई, जिससे जनता में हलचल मच गई। सोशल मीडिया पर, गांव के नुक्कड़ की चाय की दुकानों पर, हर जगह लोग कानाफूसी कर रहे थे। सुना है कि पुरखों की जमीन के एक टुकड़े के लिए भाई बहन ने एक दूसरे को मार डाला। माता पिता अभी अभी मरे थे और अब बच्चे भी अलग हो गए। कितना दुखद है। जनता के दबाव और मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के नेतृत्व ने उसी रात क्राइम ब्रांच के मुख्यालय में एक आपातकालीन बैठक बुलाई। मेज पर प्रारंभिक फाइलें, घटनास्थल की तस्वीरें और गवाहों के बयानों की प्रतियां विस्तार से फैली हुई थीं। क्राइम ब्रांच के प्रमुख कर्नल बलबीर सिंह, जो अपनी सावधानी और गहरी समझ के लिए जाने जाते थे, ने हर तस्वीर को ध्यान से देखा और फिर एक शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, ये अब केवल जानबूझकर चोट पहुंचाने का मामला नहीं है। ये एक गंभीर और विशेष रूप से संवेदनशील हत्या है, जो सगे रिश्तेदारों के बीच पुरखों की बरसी के दिन हुई है। हमें हर विवरण, हर बयान को स्पष्ट करने की आवश्यकता है, ताकि कोई भी चीज छूट न जाए। उस निर्देश के साथ उसी रात एक विशेष जांच दल का गठन किया गया। कर्नल सिंह को जांच दल का प्रमुख नियुक्त किया गया। साथ ही 2 उप प्रमुख, लेफ्टिनेंट कर्नल आलोक वर्मा, जो फॉरेंसिक कार्य के प्रभारी थे, और मेजर रमेश कुमार, जो गवाहों से पूछताछ और मकसद की जांच के प्रभारी थे। 3 टीमों को स्पष्ट रूप से कार्य सौंपे गए। टीम 1 संदिग्ध राजन सिंह से पूछताछ जारी रखेगी, ताकि मकसद, मनोविज्ञान और घटना के पूरे क्रम को समझा जा सके। टीम 2 फॉरेंसिक विभाग के साथ मिलकर घटना स्थल की फिर से जांच करेगी, भौतिक साक्ष्य एकत्र करेगी और फॉरेंसिक परिणामों का मिलान करेगी।
टीम त्रिबरसी में मौजूद सभी गवाहों के बयान लेने पर ध्यान केंद्रित करेगी, रिश्तेदारों से लेकर पड़ोसियों और उन लोगों तक जो केवल संयोग से वहां आए थे। लक्ष्य बरसी शुरू होने से लेकर त्रासदी होने तक की पूरी समय सीमा का पुनर्निर्माण करना था। कर्नल सिंह ने जोर देकर कहा, ये मामला पारिवारिक नैतिकता, कर्तव्य और स्नेह से जुड़ा है, इसलिए इसे बहुत सावधानी से और निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए। जनता बहुत रुचि ले रही है, इसलिए हर निष्कर्ष का स्पष्ट आधार होना चाहिए। बैठक के बाद प्रत्येक टीम मोटी फाइलों और दृढ़ संकल्प के साथ रात में निकल पड़ी। बाहर प्रतापगढ़ में अभी भी हल्की बारिश हो रही थी और पहाड़ों से आने वाली हवा ठंडक ला रही थी। सिंह परिवार के घर की ओर जाने वाली संकरी गली में टॉर्च की रोशनी ने दृश्य को और भी उदास बना दिया। फॉरेंसिक टीम ने सावधानी से पूरे घटनास्थल को सील कर दिया। पूजा की जगह की स्थिति जहां पीड़िता गिरी थी और हर व्यक्ति की गतिविधियों की दिशा का एक नक्शा बनाया। एक युवा जांचकर्ता ने धीरे से कहा, मैंने इतने सारे मामले देखे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने किसी को अपने ही सगे खून पर हाथ उठाते देखा है। कर्नल सिंह ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी आवाज भारी थी। इस तरह के मामलों के पीछे हमेशा एक दर्द होता है। समानांतर में पूछताछ टीम ने राजन सिंह से पूछताछ शुरू की। वे केवल एक कबूलनामा नहीं सुनना चाहते थे, बल्कि उसके मनोविज्ञान, परिस्थितियों और गहरे मकसद को भी समझना चाहते थे, क्योंकि इस तरह के पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक मामलों में असली सच्चाई कभी भी केवल कृत्य में नहीं होती, बल्कि वर्षों से दबी हुई पीड़ा और त्रासदी में छिपी होती है। जांच दल की त्वरित रिपोर्ट रात 11 बजे भेजी गई, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ये मामला विशेष रूप से गंभीर प्रकृति का था और स्थानीय जनता में आक्रोश पैदा कर रहा था। प्रारंभिक जांच में ये निर्धारित किया गया था कि संदिग्ध राजन सिंह ने बरसी की रस्म के दौरान हुए विवाद में अपनी बहन लता सिंह को मारा था। शव परीक्षण, फोरेंसिक जांच और गवाहों के बयानों को इकट्ठा करने का तत्काल अनुरोध किया गया। उस रात पूरे पुलिस मुख्यालय में बत्तियां जल रही थीं, मोटी फाइलें और ठंडी कॉफी के कप रखे थे। हर कोई समझता था कि एक छोटी सी गलती भी सच्चाई को तोड़ मरोड़ सकती है और इससे भी महत्वपूर्ण बात, किसी व्यक्ति से सही तरीके से देखे जाने का आखिरी मौका छीन सकती है। इस बीच सिंह परिवार के घर में पूजा की जगह पर अभी भी अगरबत्ती का धुआं उठ रहा था। हाल ही में मरे पिता और अभी अभी मरी बेटी की 2 तस्वीरें एक दूसरे के बगल में रखी थीं और बेटा, जो पुलिस मुख्यालय में हिरासत में था, चुपचाप सिर झुकाए बैठा था, मानो उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि गुस्से के एक पल में उसने अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। अगली सुबह फोरेंसिक विभाग की टीम जांच दल के अधिकारियों के साथ घटनास्थल की जांच करने के लिए सिंह परिवार के घर पहुंची। उस दिन प्रतापगढ़ में मौसम उदास था और भूरे बादल दूर के पहाड़ों पर नीचे छाए हुए थे। पूरा रामनगर गांव अभी भी कानाफूसी कर रहा था। लोग दूर से चुपचाप देख रहे थे। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था जो कल तक पहली बरसी का स्थान था और अब एक दर्दनाक अपराध का स्थल बन गया था। जांचकर्ताओं ने अपना काम पूरी सावधानी और पूर्ण मौन में शुरू किया। उन्होंने आसपास के क्षेत्र को घेरने के लिए रस्सी बांधी और पूजा घर के भीतर हर स्थान को चिन्हित किया जहां घटना हुई थी। पुरखों की तस्वीर की जगह से जहां अगरबत्ती की गंध अभी भी हवा में थी, उस कोने तक जहां पीड़िता गिरी थी, सबसे छोटे निशान को भी नजरअंदाज नहीं किया गया। पुराने टाइल वाले फर्श पर उन्होंने लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा खून का एक धब्बा पाया, जो पूजा की मेज के पैर से लगभग 1 हाथ की दूरी पर था। बगल में एक लकड़ी की कुर्सी झुकी हुई थी और कुर्सी के पास चीनी मिट्टी के टूटे हुए प्यालों के कुछ टुकड़े थे। एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने झुककर देखा। उसकी आवाज धीमी और स्थिर थी। खून सूख गया है, जो साबित करता है कि घटना का समय बयानों के अनुसार सही है। कल सुबह लगभग 10 बजे पूजा की मेज के पीछे की दीवार पर लगभग 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोल खरोच का निशान था
और वहीं पर अगरबत्ती की धूल के साथ मिला हुआ एक हल्का खून का धब्बा था। एक जांचकर्ता ने सावधानी से एक टेप से माप लिया और उसे रिपोर्ट में नोट किया। संभावना है कि पीड़िता का सिर इस स्थान पर दीवार से टकराया था। खून और दीवार की खरोंच के सभी नमूने एकत्र और सील कर दिए गए। फोरेंसिक फोटोग्राफर ने हर कोण, हर सबूत, हर छोटे विवरण को लगातार रिकॉर्ड किया। कैमरे के हर क्लिक की आवाज उस खामोश जगह में गूंज रही थी। बाहर बरामदे में रिश्तेदार अभी भी चुपचाप देख रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं। वे कुछ और नहीं कह सके। कई लोग बस ये बड़बड़ा रहे थे, काश कल किसी ने समय पर हस्तक्षेप किया होता। लेकिन अब सारे पछतावे बहुत देर हो चुके थे। जांच टीम ने राजन सिंह की खून से सनी कमीज और पूजा की मेज पहुंचने वाला कपड़ा भी जब्त कर लिया, जो पीड़िता के गिरने की जगह के पास गिरा हुआ था। सभी को सील कर दिया गया। रिपोर्ट में दर्ज किया गया और फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। लगभग 3 घंटे की लगातार मेहनत के बाद घटनास्थल को एक विस्तृत चित्र के साथ फिर से बनाया गया। पूजा की जगह की स्थिति जहां पीड़िता खड़ी थी, बहस के दौरान राजन सिंह की गतिविधियों की दिशा, पीड़िता के गिरने का स्थान दीवार से 1.1 मीटर 2 मीटर की दूरी पर था। खून का धब्बा दीवार से सिर टकराने की दिशा से मेल खाता था। जब घटनास्थल का काम पूरा हो गया तो टीम ने एक रिपोर्ट बनाई, उस पर हस्ताक्षर किए और सभी सबूतों को फॉरेंसिक जांच के लिए विभाग को सौंप दिया। उसी दोपहर जिला अस्पताल के शवगृह में अभियोजक, पुलिस और फॉरेंसिक डॉक्टर की प्रतिनिधियों की उपस्थिति में शव परीक्षण किया गया। कमरे में हवा ठंडी थी, कीटाणुनाशक की तेज गंध थी और डॉक्टर की हर हरकत धीमी और मिलीमीटर तक सटीक थी। लगभग 2 घंटे के काम के बाद प्रारंभिक फॉरेंसिक रिपोर्ट जारी की गई। पीड़िता लता सिंह की मौत गंभीर सिर की चोट के कारण हुई, जिससे मस्तिष्क में रक्तस्राव और सिर के पिछले हिस्से में सबड्यूरल हेमेटोमा हो गया। पीड़िता का सिर का पिछला हिस्सा एक कठोर सपाट वस्तु से जोर से टकराया था और शरीर पर हमले के कोई अन्य निशान नहीं पाए गए। घटनास्थल से लिए गए खून के नमूने से डीएनए विश्लेषण के परिणाम पीड़िता के खून से पूरी तरह मेल खाते थे, जिससे पुष्टि हुई कि दीवार और फर्श पर खून के धब्बे लता के थे और किसी विशेष हथियार का कोई संकेत नहीं था। इसने प्रारंभिक निष्कर्ष को पुख्ता किया कि पीड़िता की मौत एक जोरदार थप्पड़ के बाद दीवार से सिर टकराने से हुई थी, न कि किसी अन्य वस्तु से पीटे जाने से। कर्नल बलबीर सिंह ने जांच रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ा और फिर धीरे से आह भरी, तो उस जोरदार टक्कर ने उसकी जान ले ली। सिर्फ एक थप्पड़ ने एक पूरी जिंदगी ले ली। मास्क के पीछे हर कोई चुप था। हालांकि उन्होंने कई मामले देखे थे, लेकिन इस युवा महिला की मौत, जो उसके अपने सगे भाई के कारण हुई थी, ने पूरी जांच टीम को दुखी कर दिया था। वे समझ गए थे कि यद्यपि ये मामला कृत्य के संदर्भ में सरल लग सकता है, इसके पीछे परिवार के भीतर सुलगते संघर्ष, लंबे समय से चले आ रहे घाव और एक ऐसा पछतावा था जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता था। शव परीक्षण तब समाप्त हुआ जब शाम ढल रही थी और बाहर अस्पताल के आंगन में हल्की बारिश हो रही थी। एक युवा अधिकारी ने अभी अभी हस्ताक्षर की गई रिपोर्ट को चुपचाप देखा और अपने सहयोगी से धीरे से कहा, अगर किसी ने एक दूसरे को एक शब्द भी कहने से पहले सोच लिया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। टीम ने अपनी फाइलें समेटी और शवगृह से निकल गई। सभी चुप थे। विशेष वाहन का इंजन चालू हुआ और अस्पताल के आंगन से निकल गया। पीछे धुंधली बारिश में घुलती एक कमजोर सायरन की आवाज छोड़ गया। एक दिन बीत गया और प्रारंभिक सच्चाई सामने आ चुकी थी, लेकिन पूरे कारण को समझने के लिए जांचकर्ताओं को कहानी के मुख्य पात्र से सुनना था। वो भाई जो अब अपने जीवन के सबसे बड़े अपराध का सामना कर रहा था। अगली सुबह पुलिस मुख्यालय के पूछताछ कक्ष संख्या 2 में राजन सिंह को लगभग पूरी रात जागने के बाद पूछताछ के लिए लाया गया। जब वो अंदर आया तो उसने कोई विरोध नहीं किया, बस चुपचाप सिर झुकाए रखा। उसके दोनों हाथ कसकर बंधे हुए थे। उसकी आंखें गहरी धसी हुई थीं और उसकी निगाहें भाव शून्य थीं।
उसके सामने जांचकर्ता रमेश कुमार बैठे थे, जिन्हें पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक तत्वों वाले मामलों को संभालने का वर्षों का अनुभव था। उन्होंने कठोरता के बिना धीरे से कहा, राजन, क्या तुम अब शांत हो? हमें ये जानने की जरूरत है कि कल क्या हुआ था, शुरू से अंत तक, ताकि हम सही कारण का पता लगा सकें। राजन सिंह ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आवाज इतनी भारी थी जैसे वो अभी अभी एक बुरे सपने से जागा हो। मुझे पता है कि मैंने गलती की है, लेकिन उस समय मैं खुद पर काबू नहीं रख सका। वह झिझका, उसकी आंखें भर आईं और फिर उसने पूरी कहानी सुनानी शुरू कर दी। हर छोटा विवरण, जैसे कि वो कल हुए उस दुखद क्षण को फिर से जी रहा हो। उस सुबह पूरा परिवार माता पिता की पहली बरसी के लिए इकट्ठा हुआ था। राजन ने भोज और पूजा की तैयारी की थी। उसने कहा कि पहली बरसी एक दुर्लभ अवसर था, जब वो चाहता था कि उसकी बहन घर आए ताकि इतने सालों की दूरी के बाद भाई बहन फिर से मेल मिलाप कर सकें। लेकिन जब लता घर में दाखिल हुई तो सब कुछ अलग दिशा में चला गया। उसकी बहन लता सिंह एक ठंडे चेहरे के साथ लौटी थी। अगरबत्ती जलाने से पहले ही उसने कहना शुरू कर दिया, तुम बेटे हो तो जमीन क्यों रखोगे? माँ बाप मर गए हैं, मेरा भी हिस्सा है। मुझे उस जमीन को बेचना है ताकि मैं अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा सकूं। ये सुनकर राजन कुछ देर चुप रहा। फिर उसने भारी आवाज में कहा, मैंने शांत रहने की कोशिश की। मैंने बस इतना कहा कि वो जमीन पुरखों की है, पूजा पाठ के लिए है, कोई उसे बांट नहीं सकता। लेकिन वो बोलती रही, बहुत बुरा भला कहने लगी। उसने मुझे और पूरे परिवार को गाली दी। कहा कि सब लालची हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। मेरा उसे मारने का इरादा नहीं था। मैं बस चाहता था कि वो चुप हो जाए ताकि मरे हुए लोगों की आत्मा को शांति मिले। लेकिन वो गालियां देती रही। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने एक थप्पड़ मारा, सिर्फ एक। वो गिर गई, उसका सिर दीवार से टकरा गया। मैंने उसे बहुत बुलाया, लेकिन वो नहीं उठी। यहां आकर राजन की आवाज भर आ गई और आंसू बह निकले। उसने अपना सिर झुका लिया। उसके कंधे कांप रहे थे और उसके कांपते हाथ उसकी कमीज को कसकर पकड़े हुए थे, जैसे वो खुद को दोषी ठहरा रहा हो। कमरा इतना शांत था कि दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। जांचकर्ता कुमार ने धीरे से फाइल मेज पर रखी और धीरे से कहा, राजन, हम समझते हैं, लेकिन तुम परिणाम जानते हो। वो मर चुकी है। अब तुम्हें सब कुछ सच सच बताना होगा ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले और तुम्हें भी। राजन ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। उसकी आवाज टूट गई। मैं अपने बहन को मारना नहीं चाहता था। मैं उससे प्यार करता था। बचपन में मैं उसे अपनी पीठ पर बिठाकर स्कूल ले जाता था, बाजार ले जाता था। मुझे बस गुस्सा आया क्योंकि वो अब मुझे अपना भाई नहीं मानती थी। मैं बस उसे एक सबक सिखाना चाहता था। किसने सोचा था? वो रुका, अपनी सिसकियों को रोकने की कोशिश कर रहा था। आंसू उसके धूप से तपे गालों पर लुढ़क रहे थे। जांचकर्ता ने हर शब्द, हर समय, बहस का समय, स्थान, क्रिया और दोनों के बीच के अंतिम शब्दों को दर्ज किया। सब कुछ घटना स्थल की जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट के परिणामों से पूरी तरह मेल खाता था, जो ये साबित करता था कि ये एक बिना तैयारी के तीव्र उत्तेजना की स्थिति में किया गया कृत्य था। जब जांच अधिकारी ने दीवार पर खून के धब्बे की तस्वीर दिखाई तो राजन ने उसे बहुत देर तक देखा। उसकी आंखें जैसे मर गई थीं। मैं उस खून के धब्बे को देखता हूं और मुझे अपना ही अपराध दिखाई देता है। मैं इसे जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। मैं बस यही चाहता हूं कि अगर मुझे उसके लिए एक अगरबत्ती जलाने का मौका मिले तो मैं उससे माफी मांग सकूं। कमरे में किसी ने कुछ नहीं कहा। जिन लोगों ने दशकों तक जांच का काम किया था और कई क्रूर अपराधियों का सामना किया था, वे भी एक गुमराह व्यक्ति के लिए दया महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके, क्योंकि इस मामले में अपराधी भी अपनी भावनाओं का, अपने गुस्से के एक पल का शिकार था। बयान की रिपोर्ट लगभग 4 घंटे में पूरी हुई।
राजन ने उस पर हस्ताक्षर किए। उसके अक्षर कांप रहे थे और स्याही आंसुओं से फैल गई थी। कमरे से बाहर ले जाने से पहले उसने जांचकर्ता से एक वाक्य कहा जिसने सुनने वाले हर किसी को चुप करा दिया। अगर मैं समय में वापस जा सकता तो मैं चुप रहना पसंद करता, अपमान सहना पसंद करता, लेकिन अपने ही खून के साथ ये अपराध नहीं करना चाहता। जांचकर्ता ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से सिर हिला दिया। वो समझ गया था कि कानून की सजा सालों में गिनी जा सकती है, लेकिन अंतरात्मा की सजा राजन के साथ जीवन भर रहेगी। जब राजन सिंह ने अपना पूरा कृत्य स्वीकार कर लिया तो जांच दल की तीसरी टीम ने एक समान रूप से महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया। लगभग 20 लोग, रिश्तेदारों से लेकर पड़ोसियों और उन लोगों तक जो केवल अगरबत्ती जलाने आए थे, सभी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। गांव की पंचायत के एक छोटे से कमरे में गवाह एक एक करके जांचकर्ता के सामने बैठे। कोई हंस नहीं रहा था, कोई टिप्पणी नहीं कर रहा था। वे धीमी आवाज में बोल रहे थे, जिसमें पछतावा मिला हुआ था, क्योंकि चाहे जो भी हो, मरने वाली और अपराध करने वाला दोनों एक ही परिवार के थे। पहले व्यक्ति चाचा रामेश्वर सिंह थे, जो दोनों भाई बहनों के सगे चाचा थे। वो 70 वर्ष से अधिक के थे। उनकी आवाज कांप रही थी। मैं बगल की मेज पर बैठा था। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। पूरा परिवार हंस बोल रहा था, खा पी रहा था। लेकिन पूजा के बाद जब लता ने जमीन के बंटवारे की बात की तो मैं सुनकर सन रह गया। ये उसके माता पिता की पहली बरसी थी और वो इस तरह बात कर रही थी जैसे वो बहस करने नहीं बल्कि चुनौती देने आई हो। चाचा ने बताया कि उस समय राजन ने शांत रहने की कोशिश की और धीरे से कहा, ये जमीन माँ बाप की पूजा के लिए है, इस दिन बंटवारे की बात मत करो। लेकिन लता नहीं रुकी। उसने सीधे कहा, माँ बाप मर गए हैं, संपत्ति बंटनी चाहिए, बेटी भी औलाद होती है। तुम्हें सब कुछ रखने का कोई अधिकार नहीं है। उस दृश्य को याद करते हुए चाचा की आवाज भर्रा गई। उसने ये वाक्य कहा और फिर रिश्तेदारों की ओर मुड़कर उन्हें गाली दी कि वे सब राजन का पक्ष ले रहे हैं। तब राजन ने मेज पर हाथ मारा, खड़ा हो गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता, उसने लता को एक थप्पड़ मारा। लता पीछे की ओर गिरी, उसका सिर दीवार से टकराया और वो वहीं बेहोश हो गई। चाचा रामेश्वर ने आह भरी, उनकी आंखें भर आईं। अगर मैं उस समय पर उठ पाता तो शायद सब कुछ अलग होता। दूसरी गवाह सुनीता, एक चचेरी बहन जो दरवाजे के पास बैठी थी, ने एक और विवरण बताया। मैंने देखा कि राजन ने जानबूझकर झगड़ा शुरू नहीं किया। वो पूरी रस्म के दौरान चुप था, जबकि लता पहले से ही गुस्से में लग रही थी और वो कठोरता से बात कर रही थी, यहां तक कि उसने पूरे परिवार का अपमान भी किया। जब वो गिरी तो राजन चौंक गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। वो दौड़कर उसके पास गया और उसे बार बार उठाने की कोशिश की। सुनीता की आवाज भर्रा गई। बाहर के लोग सोच सकते हैं कि राजन ने जानबूझकर ऐसा किया, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा। ये एक अचानक की गई कार्रवाई थी, बस नियंत्रण खोने का एक पल। एक और गवाह शर्मा जी, जो बगल के पड़ोसी थे और चीख सुनकर सबसे पहले दौड़कर आए थे, ने याद किया, मैं अपने मुर्गियों को दाना दे रहा था जब मैंने रोने और मदद के लिए पुकारने की आवाजें सुनी। जब मैं दौड़कर आया तो मैंने देखा कि लता गिरी हुई है और उसके सिर से खून बह रहा है और राजन उसके बगल में घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे और वो बार बार कह रहा था, उठ जाओ बहन, मुझे माफ कर दो। उस दृश्य को देखकर मैं बस वहीं जड़वत खड़ा रह गया। उन्होंने बताया कि कुछ मिनटों के बाद घबराए हुए लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई, जबकि राजन एक तरफ सुन्न होकर बैठ गया, जैसे उसकी आत्मा ही निकल गई हो। मैं उसके घर के पास रहता हूं। मैं राजन के स्वभाव को अच्छी तरह जानता हूं। वो शांत, कम बोलने वाला और मेहनती है। माता पिता के मरने के बाद वो पूजा पाठ का बहुत ध्यान रखता था। गांव में हर कोई उसे पसंद करता है। बस दुख की बात यह है कि उसकी बहन दूर रहती थी और कम ही घर आती थी, इसलिए भाई बहन के बीच स्नेह कम हो गया था। बाकी गवाहों के बयान भी आश्चर्यजनक रूप से एक जैसे थे।
सभी ने पुष्टि की कि घटना से पहले घर में कोई भी नशे में नहीं था और कोई सामूहिक हाथापाई नहीं हुई थी। विवाद पुरखों की जमीन के बंटवारे को लेकर शुरू हुआ था, जब लता ने अपने भाई और रिश्तेदारों का अपमान करने के लिए कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया था। राजन का थप्पड़ अचानक आया था जब वो बहुत उत्तेजित था और उसके बाद गिरने और एक दिल दहला देने वाली चीख की आवाज आई थी। किसी ने राजन को आगे हमला करते नहीं देखा और न ही किसी ने कोई हथियार देखा। जांचकर्ता ने सभी बयानों को संकलित किया, हर मेल खाने वाले बिंदु को नोट किया और घटना स्थल और फोरेंसिक रिपोर्ट के परिणामों से मिलान किया। सब कुछ एक ही स्पष्ट तस्वीर की ओर इशारा कर रहा था। राजन सिंह का इरादा हत्या का नहीं था और उसका कृत्य पूरी तरह से तात्कालिक उत्तेजना से उत्पन्न हुआ था। फिर भी उन बयानों के बीच कुछ विवरण थे जिन्होंने पूरी जांच टीम को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक दूर के रिश्तेदार जो कभी परिवार के मुखिया हुआ करते थे ने दुखी आवाज में कहा, इस त्रासदी की जड़ सिर्फ एक थप्पड़ नहीं है, ये इस तथ्य में निहित है कि परिवार अब पहले की तरह जुड़ा हुआ नहीं है। माता पिता के मरने के बाद जमीन एक बहाना बन गई। अगर उनके माता पिता ने जीवित रहते हुए इसे स्पष्ट रूप से बांट दिया होता, अगर भाई बहन एक दूसरे से बैठकर बात करने को तैयार होते, तो यह स्थिति नहीं आती। उस वाक्य ने बयान दर्ज करने वाले कमरे में कई लोगों को चुप करा दिया, क्योंकि यह स्पष्ट था कि इस मामले के पीछे केवल एक कानूनी उल्लंघन नहीं था, बल्कि टूटे हुए पारिवारिक संबंधों की एक त्रासदी थी, जो कभी हर भारतीय परिवार में सबसे पवित्र धागा हुआ करता था। जब अंतिम बयान लेने का सत्र समाप्त हुआ, तो टीम के प्रभारी जांचकर्ता ने मोटी फाइल बंद की, आह भरी और कहा, हमारे पास सभी तथ्य हैं, कानूनी सच्चाई स्पष्ट है, लेकिन भावनात्मक सच्चाई बहुत दर्दनाक है। गवाहों के बयानों ने भौतिक साक्ष्यों के साथ मिलकर सिंह परिवार की त्रासदी की पूरी तस्वीर को चित्रित किया, जहां सिर्फ एक जमीन के टुकड़े और एक पल के गुस्से के कारण सगे खून को हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग होना पड़ा। गवाहों के बयान संकलित होने के बाद जांच दल ने राजन सिंह की पृष्ठभूमि की पुष्टि की, जो 34 वर्षीय व्यक्ति था, जो प्रतापगढ़ जिले के रामनगर गांव में ही पैदा हुआ और बड़ा हुआ था। एकत्र किए गए हर तथ्य ने पूरी जांच टीम को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कोई गुंडा नहीं था, न ही कोई गुस्सैल या हिंसक व्यक्ति था। स्थानीय रिकॉर्ड के अनुसार राजन सिंह 2 भाई बहनों वाले परिवार में बड़ा बेटा था। उसके माता पिता गंभीर बीमारी के कारण केवल 2 साल के अंतराल में मर गए थे। अपनी युवावस्था से ही राजन मेहनती और लगनशील था। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने आगे की पढ़ाई नहीं की और गांव में ही बढ़ाई का काम करने और अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल के लिए खेती करने लगा। पूरा गांव राजन को जानता था, इसलिए नहीं कि वो प्रतिभाशाली या अमीर था, बल्कि उसकी विनम्रता, धैर्य और जिम्मेदारी के कारण। जब गांव के अधिकारियों से पूछा गया तो सभी ने पुष्टि की, राजन बहुत अच्छा लड़का है। वो शराब नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता, पड़ोसियों को कोई काम होता है तो वो हमेशा मदद करता है। उसने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। माता पिता के मरने के बाद लगभग 300 वर्ग मीटर की पुरखों की जमीन जो उसके दादा दादी ने छोड़ी थी, राजन को पूजा पाठ के स्थान की देखभाल के लिए सौंपी गई थी। वो अभी भी वहां पूजा घर के बगल में एक छोटा सा घर बनाकर रहता था, ताकि हर बरसी और त्योहार पर पूजा कर सके। यही जमीन जो परिवार के लिए सबसे पवित्र स्थान थी, त्रासदी का कारण बन गई। गांव के लोगों ने बताया कि राजन की बहन लता सिंह 22 साल की उम्र में दूर शादी करके चली गई थी और गांव कम ही आती थी। माता पिता के मरने के बाद उसने लगभग संपर्क तोड़ दिया था। एक बूढ़ी पड़ोसन ने दुखी आवाज में कहा, उसके माता पिता के मरने पर भी लता नहीं आई। राजन बहुत दुखी था। वो बस अगरबत्ती जलाता और अकेले में बात करता रहता था। कहता था, काश वो अपने माता पिता को आखिरी बार देख पाती। ये दुख लगभग 1 साल तक राजन के दिल में जमा रहा।
उसे अभी भी विश्वास था कि पहली बरसी पर उसकी बहन लौटेगी और भाई बहन मेल मिलाप कर सकेंगे और अपने रिश्ते को सुधार सकेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन लता लौटी, उसी दिन त्रासदी हुई। स्थानीय पुलिस ने भी पुष्टि की कि राजन सिंह का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और न ही उसके खिलाफ कभी कानून के उल्लंघन की कोई शिकायत की गई थी। यहां तक कि उसके पहचान पत्र और जीवन के रिकॉर्ड भी बहुत सामान्य थे। फाइल में यह भी दर्ज था कि 2019 में बाढ़ में फंसे एक व्यक्ति को बचाने के लिए उसे गांव की पंचायत द्वारा सम्मानित किया गया था। एक छोटा सा कार्य, लेकिन गांव में हर कोई उसे याद रखता था। गांव के दोस्तों ने बताया कि राजन कम बोलता था लेकिन बहुत स्नेही था। जब उसके माता पिता बीमार थे तो उसने उन्हें चम्मच से खिलाया था। पिछले कुछ सालों में उसके अलावा परिवार की पूजा पाठ की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। ऐसा व्यक्ति ऐसा बन गया, ये सुनकर हर कोई दुखी है। जांच टीम ने स्थानीय अधिकारियों से भी मुलाकात की ताकि उसके पूरे न्यायिक, व्यक्तिगत और नैतिक रिकॉर्ड की जांच की जा सके। जांच दल को भेजी गई रिपोर्ट केवल कुछ पंक्तियों की थी, लेकिन ये पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति को भावुक करने के लिए पर्याप्त थी। राजन सिंह एक अच्छे नैतिक चरित्र का व्यक्ति है जो नागरिक के सभी कर्तव्यों का पालन करता है और उसने कभी कोई कानून नहीं तोड़ा है। उसका परिवार एक विनम्र और शांतिपूर्ण परंपरा से आता है और उसे समुदाय में सम्मान और विश्वास प्राप्त है। घटना का कारण एक आंतरिक, अचानक उत्पन्न हुए संघर्ष से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ये शुष्क शब्द मामले की फाइल के बगल में रखे जाने पर दर्दनाक विरोधाभास को और भी उजागर करते थे। एक व्यक्ति जो कभी अपने परिवार के लिए एक अनुकरणीय और समर्पित व्यक्ति था, अब एक ऐसे मामले में आरोपी बन गया था जिसने पूरे ग्रामीण इलाके को झकझोर दिया था। जांच टीम के प्रभारी अधिकारी ने बताया, जब हम बयान इकट्ठा करने गए तो हर किसी ने एक ही बात कही, वो बहुत सीधा साधा है। सीधा साधा शब्द इतनी बार दोहराया गया कि हमें अपनी कलम रोकनी पड़ी। इतना सीधा साधा व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन सच्चाई ये है कि गुस्से का सिर्फ एक पल और एक व्यक्ति का पूरा जीवन बदल जाता है। एक अन्य सहयोगी ने धीरे से उत्तर दिया, कोई भी अपराधी पैदा नहीं होता। शायद जब भावनाएं बहुत लंबे समय तक दबी रहती हैं तो तर्क उस एक पल में इंसानियत को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं रहता। राजन सिंह की तस्वीर दर्जनों बयानों के माध्यम से धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। एक कर्तव्यनिष्ठ पुत्र जो अपने माता पिता के प्रति समर्पित था। एक उदार भाई जिसने अपनी बहन को मुश्किल समय में पैसे भेजे थे। एक विनम्र नागरिक जिसे पूरा गांव प्यार करता था। लेकिन यही वो व्यक्ति था जिसने, जब उसके सम्मान और पारिवारिक स्नेह का अपमान किया गया, तो गुस्से के एक पल में एक जान ले ली, एक परिवार को बर्बाद कर दिया और खुद को एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से कोई वापसी नहीं थी। जब पृष्ठभूमि रिपोर्ट पूरी हो गई तो कर्नल बलबीर सिंह ने केवल एक छोटा लेकिन मार्मिक वाक्य कहा, ये एक ऐसा मामला है जिसे डरावना होने के लिए एक क्रूर अपराधी की जरूरत नहीं है। ये डरावना है क्योंकि अपराधी एक अच्छा व्यक्ति था जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार गलती की। पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रतापगढ़ की शाम शांत थी और दूर के एक मंदिर की घंटी की आवाज पहाड़ों के बीच गूंज रही थी। सुनने वाले हर किसी को एक उदासी का एहसास हो रहा था, एक ऐसे गांव की उदासी जिसने अपनी शांति में विश्वास खो दिया था जब त्रासदी सबसे सीधे साधे लोगों से ही आई थी। मामले के दर्ज होने के एक हफ्ते बाद जिला अभियोजक के अनुरोध पर जांच दल ने सिंह परिवार के उसी पूजा घर में एक जांच पुनर्निर्माण का आयोजन किया जहां त्रासदी हुई थी। उस दिन मौसम ठंडा था और गांव में माहौल अभी भी भारी था। सुबह से ही पुलिस ने भीड़ को इकट्ठा होने से रोकने के लिए क्षेत्र को घेर लिया था। फिर भी कई ग्रामीण चुपचाप दूर से खड़े थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा और दया दोनों थी। पूजा घर के आंगन में पुरखों की तस्वीर को एक सफेद कपड़े से फिर से ढक दिया गया था।
अगरबत्ती अभी भी जल रही थी और सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा त्रासदी के दिन था, सिवाय इसके कि अब कोई हंसी मजाक नहीं था, न भोजन की गंध, न शराब की। बस एक भारी खामोशी थी जो बचे हुए लोगों के दिलों में बसे दर्द की तरह थी। राजन सिंह को पुलिस की निगरानी में घटनास्थल पर लाया गया। उसने एक भूरे रंग की कमीज पहनी हुई थी और वो बहुत दुबला लग रहा था। उसके कदम भारी थे और उसकी आंखें लगातार नीचे देख रही थीं। उस दीवार को छूने से बच रही थीं जहां कभी उसकी बहन के खून के निशान थे। उसके बगल में अभियोजक के प्रतिनिधि, जांचकर्ता, एक वकील और एक व्यक्ति था जो स्थिति को फिर से बनाने में मदद करने के लिए पीड़िता की भूमिका निभा रहा था। शुरू करने से पहले जांचकर्ता रमेश कुमार, जो शुरू से ही मामले को देख रहे थे, ने धीरे से याद दिलाया, राजन, आज हमें तुमसे ये सब कुछ ठीक वैसे ही दोहराने की जरूरत है, न कुछ ज्यादा न कुछ कम। बस शांत रहो और हर कदम को फिर से करो। राजन सिंह ने सिर हिलाया, उसकी आवाज भारी थी। मैं समझ गया, मैं ठीक वैसा ही करूंगा। बस शुरू करने से पहले मैं उससे कुछ शब्द कहना चाहता हूं। वो पूजा की जगह की ओर मुड़ा, हाथ जोड़े और धीरे धीरे प्रार्थना की। लता, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन आएगा। उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दोगी। माहौल शांत हो गया और वहां मौजूद सभी लोग, यहां तक कि जांच अधिकारी भी चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे। जांच पुनर्निर्माण शुरू हुआ। जांचकर्ता के निर्देश पर राजन उसी स्थान पर खड़ा हो गया जहां वो घटना के दिन बैठा था, भोज की थाली के पास। लता की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति लगभग 2 मीटर की दूरी पर उसके सामने खड़ा था। जांचकर्ता ने पूछा, उस समय तुम दोनों ने एक दूसरे से क्या कहा? राजन ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, उसने मुझे स्वार्थी कहा कि मैं सारी संपत्ति रख रहा हूं। मैंने कहा कि जमीन माँ बाप की पूजा के लिए है, कोई उसे बेच नहीं सकता। उसने मुझे गाली दी और कहा कि माँ बाप भी मेरा ही पक्ष लेते थे। मैं खड़ा हुआ और मैंने एक थप्पड़ मारा। उसने थप्पड़ मारने की नकल की। उसका हाथ न तेज था न ही मजबूत, बल्कि बीच में ही कांप कर रुक गया। उसकी आवाज भर्रा गई, मैंने बस ऐसे ही थप्पड़ मारा था, लेकिन वो गिरकर दीवार से टकरा गई। मैं बहुत घबरा गया। मैं उसे बुलाता रहा, लेकिन वो नहीं उठी। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने कैमरे से पूरी कार्रवाई को रिकॉर्ड किया, जबकि राजन और पीड़िता की स्थिति की तुलना पहले से चिन्हित निशानों से की। जब राजन ने अपना हाथ रोका, तो जांचकर्ता ने उसे उसी स्थिति में रहने के लिए कहा। माप के परिणामों से पता चला कि थप्पड़ की दिशा और ऊंचाई पूरी तरह से उस टक्कर के प्रक्षेपवक्र से मेल खाती थी, जिससे पीड़िता के सिर के पिछले हिस्से में चोट लगी थी। पुनर्निर्माण में मौजूद एक फॉरेंसिक डॉक्टर ने सिर हिलाकर पुष्टि की। इस तरह के बल वाले थप्पड़ से अगर थप्पड़ खाने वाला व्यक्ति अपना संतुलन खो देता है और पीछे की ओर गिरता है और उसका सिर एक कठोर दीवार से टकराता है, तो ये पूरी तरह से गंभीर सिर की चोट का कारण बन सकता है। पुनर्निर्माण लगभग 2 घंटे तक चला। हर विवरण को सावधानी से दर्ज किया गया। आसपास खड़े रिश्तेदारों की स्थिति से लेकर चीख की आवाज आने के समय तक और घटना के बाद राजन की प्रतिक्रिया तक। जब अंत का हिस्सा आया, जिस क्षण पीड़िता गिरी, राजन ने अचानक अपने हाथ छोड़ दिए और फर्श पर घुटनों के बल गिर गया। उसके कंधे बुरी तरह कांप रहे थे। उसने आंसुओं में कहा, मैं और अभिनय नहीं कर सकता। मैं उस दृश्य को फिर से देखकर सहन नहीं कर सकता। हर बार जब मैं इसे याद करता हूं तो मैं खुद को 1000 बार और थप्पड़ मारना चाहता हूं। साथ आया वकील आगे बढ़ा। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, शांत हो जाओ, हम समझते हैं ये सिर्फ सच्चाई का पता लगाने के लिए है। घर में हवा भारी थी। केवल कैमरे की रिकॉर्डिंग की आवाज और रिपोर्ट लिखने वाली कलम की सरसराहट थी। जब पुनर्निर्माण समाप्त हुआ तो कर्नल बलबीर सिंह ने प्रारंभिक निष्कर्ष पढ़ा। पुनर्निर्माण के परिणामों से पुष्टि होती है कि राजन सिंह का कृत्य अचानक था, बिना किसी तैयारी या हथियार के इस्तेमाल के।
पीड़िता की मौत का कारण फॉरेंसिक जांच के परिणामों के अनुरूप है। इस मामले को तीव्र उत्तेजना की स्थिति में जानबूझकर चोट पहुंचाने के कृत्य के रूप में निर्धारित किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप मौत हुई है। यह सुनकर राजन ने अपना सिर झुका लिया। उसके हाथ कसकर बंधे हुए थे। उसने और कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिला दिया। उसकी आंखें आखिरी बार पूजा की जगह पर गईं, जहां उसकी बहन की तस्वीर अभी भी थी। एक ऐसे व्यक्ति की आंखें जो जानता था कि भले ही सच्चाई सामने आ गई हो, वो दर्द उसके साथ जीवन भर रहेगा। जब पुलिस का वाहन घर से निकला तो रामनगर का आसमान भूरा हो गया था और पहाड़ों से आने वाली हवा ठंडी थी। एक पड़ोसी गेट के पास खड़ा होकर देख रहा था और धीरे से कहा, इंसान की जिंदगी में सिर्फ एक थप्पड़ ही पूरी किस्मत बदल देता है। वो वाक्य हवा में घुल गया। पीछे एक खाली घर, एक ठंडी पूजा की जगह और एक ऐसी सच्चाई छोड़ गया जिसे कोई फिर से याद नहीं करना चाहता था। घटनास्थल के पुनर्निर्माण के बाद रामनगर गांव में माहौल सामान्य नहीं हो सका। सिंह परिवार का घर, जहां कभी हर बरसी और त्योहार पर हंसी गूंजती थी, अब खामोश था। उस पर एक उदासी छाई हुई थी, जैसे कि वो मरे हुए लोगों की आत्माओं को समेटे हुए हो। जब भी लोग वहां से गुजरते, वे देर तक चुपचाप देखते, आह भरते और फिर एक दूसरे से धीरे से कहते, कितनी दुखद कहानी है, सगे भाई बहन का ये हाल हो गया। पुरानी पूजा की जगह पर दो तस्वीरें पास पास रखी हुई थीं, एक पिता की और एक हाल ही में मरी बेटी की। अगरबत्ती का धुआं उठ रहा था, लेकिन पिछली बरसी की तरह भीड़ भाड़ वाली प्रार्थनाओं के बजाय अब केवल दरवाजे की दरार से गुजरती हवा की आवाज थी, जो एक विलाप की तरह लगती थी। रिश्तेदार, गांव वाले और वे लोग जो उनके बगल में रहते और उन्हें देखते थे, अब तक इस सदमे से उभर नहीं पाए थे। चाचा रामेश्वर सिंह, जो दोनों भाई बहनों के सगे चाचा थे, हर दिन उनके लिए अगरबत्ती जलाने आते थे। उनकी आवाज कांपती थी। वे परिवार के सबसे अच्छे बच्चे थे। बचपन से ही वे हमेशा साथ रहते थे। भाई अपनी बहन को पीठ पर बिठाकर स्कूल ले जाता था। बहन भाई की धान सुखाने में मदद करती थी। किसने सोचा था कि माता पिता की बरसी बच्चों की भी बरसी बन जाएगी। वो रुके, अपने आंसू पोंछे और आगे कहा, अगर उनके माता पिता जीवित होते तो वे ये सहन नहीं कर पाते। अब घर टूट गया है, दरवाजे ठंडे हैं और पूजा पाठ कौन करेगा ये भी पता नहीं। गांव के बाहर लोगों के मन में भी एक अविस्मरणीय डर बस गया था। सुनीता, चचेरी बहन जिसने घटना देखी थी, ने कहा, हर बार जब मैं उस दीवार के पास से गुजरती हूं तो मैं कांप जाती हूं। सिर्फ एक थप्पड़ ने दो जिंदगियों को छीन लिया। एक हमेशा के लिए सो गई और दूसरा जीवन भर तड़पता रहेगा। लोगों का कहना है कि उस घटना के बाद से सिंह परिवार के घर में हंसी की आवाज नहीं गूंजी। हर पूर्णिमा या बरसी के दिन घर में केवल रिश्तेदारों के भारी कदमों की आवाज होती है, जो चुपचाप अगरबत्ती जलाते हैं और चले जाते हैं। राजन सिंह के लिए वो दर्द किसी भी सजा से बड़ा था। जेल में अधिकारियों ने बताया कि वो बहुत कम बोलता था और हर दिन अपनी बहन के लिए अगरबत्ती जलाने की अनुमति मांगता था। वो अपनी गलती स्वीकार करता था, कम खाता था, कम सोता था और अक्सर आधी रात तक जागकर अधूरे वाक्य बड़बड़ाता रहता था। काश उस दिन मैं चुप रहता, काश मैं बाहर चला जाता ताकि वो अपना सारा गुस्सा निकाल लेती। एक जेल अधिकारी ने साझा किया, मैंने कई कैदियों से मुलाकात की है, लेकिन मैंने किसी को इतना पछताते नहीं देखा। कुछ रातों में वो सुबह तक दीवार को देखता रहता है और एक शब्द नहीं बोलता। जब पूछा जाता है कि वो क्या सोच रहा है, तो वो बस कहता है, मुझे अपनी बहन की हंसी याद आती है। क्षेत्र में जनता की राय दो भावनाओं में बटी हुई थी, गुस्सा और दया। बहन पर गुस्सा क्योंकि उसने पारिवारिक स्नेह का सम्मान नहीं किया और माता पिता की बरसी के दिन अपने भाई को शब्दों से चोट पहुंचाई। लेकिन सबसे ज्यादा दया भाई के लिए थी, जो केवल एक पल के लिए अपना आपा खोने के कारण अपराध का बोझ उठा रहा था। एक बुजुर्ग पड़ोसी ने आह भरी,
इंसान की जिंदगी में कौन है जिसे गुस्सा नहीं आता, लेकिन कुछ लोग गुस्सा करने के बाद शांत हो जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ खो देते हैं। मुझे लगता है कि राजन को जो कीमत चुकानी पड़ रही है वो सिर्फ कुछ साल की जेल नहीं है, बल्कि जीवन भर का पछतावा है। उस घटना के बाद रामनगर गांव की पंचायत ने घरेलू हिंसा और विरासत के विवादों की रोकथाम पर एक जनसभा का आयोजन किया। उस बैठक में कोई भी ऊंची आवाज में नहीं बोला। हर कोई चुप था, जैसे कि अभी अभी हुई घटना पर विचार कर रहा हो। एक पुलिस प्रतिनिधि ने धीरे से कहा, ये घटना हम सभी के लिए एक चेतावनी है। कभी कभी इंसान को सबसे ज्यादा पछतावा उन चीजों का नहीं होता जो उसने की हैं, बल्कि उन शब्दों का होता है जो गुस्से में नहीं कहे जाने चाहिए थे। गांव के एक छोटे से कोने में लता सिंह की कब्र की देखभाल उसके चचेरे भाई और सिंह परिवार के रिश्तेदारों ने की थी। हर दिन कोई न कोई कब्र पर पीले गेंदे के फूल रखता था। कब्र के नीचे एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा एक प्लास्टिक की थैली में रखा हुआ था। लिखने वाले के कांपते हुए अक्षर थे, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी याद आती है, उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दोगी। कोई नहीं जानता था कि ये किसने लिखा था, लेकिन हर कोई समझ गया था ये राजन सिंह का एक पत्र था जो जेल से भेजा गया था और एक रिश्तेदार द्वारा लाया गया था, एक देर से मांगी गई माफी। लेकिन शायद यही सब कुछ था जो वो अपनी बहन के लिए कर सकता था। सिंह परिवार की कहानी आज भी क्षेत्र के लोगों द्वारा हर बरसी या जमीन के विवाद के समय याद की जाती है। कोई भी इस मामले के बारे में बात नहीं करता। वे इसे बस दो भाई बहनों की कहानी कहते हैं, एक ऐसा तरीका जो करुणा से भरा है, क्योंकि अंत में चाहे वो अपराध हो या गलती, चाहे वो सजा हो या कर्म, ये उन लोगों की त्रासदी थी जो एक ही खून, एक ही छत, एक ही दिल से थे और जिन्होंने कभी एक दूसरे को बहुत प्यार किया था। घटना के 3 महीने बाद जिला अदालत ने आरोपी राजन सिंह के खिलाफ जानबूझकर चोट पहुंचाने के कारण मौत के मामले में एक सार्वजनिक सुनवाई की। उस सुबह मौसम ठंडा था और कोहरे ने प्रतापगढ़ के केंद्र की ओर जाने वाली सड़क को धुंधला कर दिया था। अदालत के गेट के बाहर कई स्थानीय लोग चुपचाप इंतजार कर रहे थे। कोई शोर नहीं, कोई कानाफूसी नहीं, बस खामोशी थी, जैसे कि हर कोई उस त्रासदी के अंत का गवाह बनना चाहता हो जिससे पूरा क्षेत्र अभी तक उभर नहीं पाया था। अदालत कक्ष में माहौल इतना भारी था कि सांस लेना मुश्किल था। पहली पंक्ति में परिवार के प्रतिनिधि और दोनों पक्षों के रिश्तेदार बैठे थे। दाईं ओर सफेद फूलों के फ्रेम में रखी लता सिंह की एक छोटी सी तस्वीर थी जो नुकसान का प्रतीक थी। राजन सिंह को अंदर लाया गया। उसने एक पुरानी कमीज पहनी हुई थी। वो दुबला पतला लग रहा था और पूरी सुनवाई के दौरान सिर झुकाए रहा। उसने अपनी बहन की तस्वीर वाली मेज की ओर देखने की हिम्मत नहीं की, बस चुपचाप बैठा रहा। उसके हाथ कसकर बंधे हुए थे। अदालत के अध्यक्ष, एक अनुभवी न्यायाधीश, ने पूरा आरोप पत्र पढ़ा। उनकी आवाज गहरी और धीमी थी, हर शब्द हवा में अंकित हो रहा था। आरोपी राजन सिंह, निवासी रामनगर गांव, प्रतापगढ़ जिला, पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का आरोप है। आरोपी के कृत्य ने सीधे तौर पर दूसरे व्यक्ति की जान ले ली है, जिससे विशेष रूप से गंभीर परिणाम हुए हैं। आरोप पत्र के हर शब्द ने अदालत कक्ष में कई लोगों को रुला दिया। राजन अभी भी चुप था। कभी कभी बस धीरे से सिर हिलाता, जैसे कि वो सब कुछ स्वीकार कर रहा हो। जब उससे अंतिम बयान के लिए पूछा गया तो वो खड़ा हुआ और बहुत नीचे झुका। अदालत, मेरे पास खुद का बचाव करने के लिए कुछ नहीं है। मैंने गलती की है और मैं हर सजा स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मैं बस यही चाहता हूं कि अगर मुझे अपनी बहन के लिए एक अगरबत्ती जलाने का मौका मिले तो मैं उससे माफी मांग सकूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसकी आवाज बीच में ही भर्रा गई। पूरा अदालत कक्ष खामोश था, यहां तक कि सरकारी वकील भी, जो अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहा था, ने धीरे से अपना सिर झुका लिया। अभियोजक ने अपनी दलीलें प्रस्तुत की।
आरोपी के कृत्य ने एक विशेष रूप से गंभीर परिणाम दिया है, जिससे एक व्यक्ति की जान चली गई है और सामाजिक व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। हालांकि जांच के दौरान और अदालत में आरोपी ने ईमानदारी से कबूल किया है, पछतावा व्यक्त किया है, उसका पिछला रिकॉर्ड साफ है और ये कृत्य तीव्र मानसिक उत्तेजना की स्थिति में एक पारिवारिक विवाद से उत्पन्न हुआ था। वकील थोड़ी देर रुका और फिर धीरे धीरे कहा, इसलिए हम अदालत से अनुरोध करते हैं कि आरोपी के लिए विशेष स्मैकचानक अवस्थाओं पर विचार करें। उस वाक्य ने दर्शकों में कई लोगों को राहत की सांस लेने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि हर कोई समझता था कि कानून को सख्त होना चाहिए, लेकिन उन लोगों के लिए दया भी होनी चाहिए जो वास्तव में पछताते हैं। विचार विमर्श के बाद न्यायाधीश खड़े हुए। उनकी आवाज स्पष्ट थी, लेकिन उदासी छिपी नहीं थी। अदालत पाती है कि आरोपी राजन सिंह का कृत्य समाज के लिए खतरनाक था और उसने दूसरे व्यक्ति की जान ले ली है। हालांकि आरोपी ने तीव्र उत्तेजना की स्थिति में अपराध किया। उसका इरादा हत्या का नहीं था। उसने गहरा पछतावा दिखाया है और जनता और रिश्तेदारों ने उसकी सजा कम करने के लिए याचिका दायर की है। अदालत आरोपी को गैर इरादतन हत्या के अपराध के लिए 0-7 साल की कैद की सजा सुनाती है। हथौड़े की आवाज एक सूखी गूंज के साथ खामोश जगह में गूंजी। राजन सिंह चुपचाप खड़ा रहा, रोया नहीं, बस धीरे से सिर झुकाया। धन्यवाद। अदालत, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। दर्शकों की सीटों पर कुछ रिश्तेदार रो पड़े। एक अधेड़ उम्र की महिला सिसक पड़ी। काश उसके माता पिता ये देखने के लिए जीवित होते, ये कितना दर्दनाक होता। जब पुलिस राजन को अदालत कक्ष से बाहर ले जा रही थी, तो वो अचानक अपनी बहन की तस्वीर के सामने रुक गया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। उसने कांपते हुए हाथ जोड़े और धीरे से कहा, लता, मैं तुम्हारे लिए अपना कर्ज चुकाने जा रहा हूं। उस वाक्य ने पूरे अदालत कक्ष को चुप करा दिया। किसी ने एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। एक गहरी उदासी ने पूरे कमरे को घेर लिया। एक ऐसी त्रासदी की उदासी जिसमें भले ही फैसला सुना दिया गया हो, किसी को भी राहत महसूस नहीं हुई। सुनवाई के बाद कानून का फैसला समाप्त हो गया था, लेकिन अंतरात्मा का फैसला अभी भी बचे हुए लोगों के दिलों में था। गांव के लोगों ने एक दूसरे से कहा, कानून माफ कर सकता है, लेकिन दिल भूलना मुश्किल है। राजन का अपराध सभी के लिए एक सबक था कि गुस्से का सिर्फ एक पल ही एक पूरी जिंदगी को नष्ट कर सकता है। सिंह परिवार के घर की पूजा की जगह पर हर दिन अगरबत्ती जलती रही, लेकिन अब कोई बातचीत नहीं होती थी। जो रिश्तेदार वहां से गुजरते थे, वे अभी भी रुकते थे और चुपचाप एक अगरबत्ती जलाते थे, जैसे कि मरे हुए और सजा काट रहे दोनों को सांत्वना दे रहे हों। कहानी समाप्त हो गई, लेकिन उसकी गूंज अभी भी कई लोगों के दिलों में थी। एक भाई ने अपनी आजादी खो दी, एक बहन ने अपनी जान खो दी, एक परिवार बिखर गया और एक पूरे शांतिपूर्ण गांव को अपनी यादों में एक ऐसी बरसी को ढोना पड़ा जो दोहरी शोक सभा में बदल गई। ये मामला सिर्फ कानून का फैसला नहीं था, बल्कि पारिवारिक स्नेह का भी फैसला था, जहां कर्तव्य और धैर्य को भुला दिया गया और कीमत एक ऐसी हानि थी जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता था। दोस्तों, आप सब कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय भी हमें बताएं। हम आपके हर कमेंट का इंतजार करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब जहां भी रहें, हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है, तो उसे हम सबके साथ जरूर साझा करें। हम आपकी कहानी को भी सभी लोगों तक पहुंचाएंगे।